तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हमारा स्पेशल दिन है। आज हम सर्जरी स्टार्ट कर रहे हैं। इतना स्पेशल नहीं है कि मेडिसिन के नाम मैंने फाइनली स्टार्ट करी थी। आज मतलब हम काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और टॉपिक करें। सब्जेक्ट है हमारी सर्जरी स्टार्ट हो रही है ये। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। हकीकत में धीरे धीरे हम इसको भी करेंगे, आगे चल और को भी करेंगे। जब तक हम 3 सब्जेक्ट बड़ी है उनको स्टार्ट कर देंगे, उसको छोटी सब्जेक्ट को संभालना बहुत आसान है। हमारे छोटे यहाँ तक ही काफ़ी बार तो है कि क्रिकेट में पीडीएस को हम अलग बनाएंगे, बल्कि इसके अंदर ही हम इंटीग्रेट कर देंगे कुछ हद तक, जैसे सब्जेक्ट को जो हो सकेगा, या फिर अलग अलग बनाएंगे। मतलब तो हमने छोटी चीज़ों के लिए अलग यूनिट बनाया, तो छोटी सब्जेक्टों के लिए अलग यूनिट बनाएंगे। लेकिन ये मेजर के नाम पे हमारी 3 सब्जेक्ट जब हो जाएगी, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। के लिए 4th ईयर भी समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पीडीआई में कुछ खास रहता नहीं है। ऐसे वो मत खाली मेजर के नाम पे वो धब्बा आएगा, खास उसमें होता नहीं है। आप मैं बताऊँगा तो कुछ काफ़ी चीज़ें आसान सी होगी, मतलब आपने पढ़ रखी होगी उसकी पीडीआई की ये। इसलिए हमने मेडिसिन के काफ़ी हमने 3 यूनिट कर ली थी मेडिसिन की। अब हम एक तरीके की कैंसर वाली यूनिट हमें चल रही है, वो सर्जरी चल रही है। लेकिन ये इस तरीके से हमारा प्रॉपर सर्जरी का ये पहला लेक्चर है। तो सीखो ये बात है, हम सर्जरी का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सर्जरी में जो हमारा पहला लेक्चर है वो है टॉपिक यूनिट कर रहे हैं, वो हम ही कर रहे हैं जनरल सर्जरी। और उसमें वो मैं 3-4 लेक्चर लूँगा, 2-3 लेक्चर वो लूँगा मैं ट्रॉमा के, जो कि ट्रॉमा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर्जरी के नाम पर सबसे पहले ट्रॉमा मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाता है। देखिए हम ट्रॉमा के बारे में पूछिए, और जो जनरल सर्जरी उसके बारे में करेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैं नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल वाली चीज़ है, हमारे मेरे पास है भी नहीं इंस्ट्रूमेंट दिखाने के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के जो भी पोर्शन आता है सर्जरी के, जनरल सर्जरी वो सिर्फ मतलब अब जो लेक्चर चलेंगे लगातार, उसमें हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ये ठीक है। तो अब ट्रॉमा में बात करेंगे, तो ट्रॉमा में जब भी होता है चीज़ें एक तरीके से, इसमें उसकी केयर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब ट्रॉमा में गया पेशेंट, तो ये भी तो होता है ना, उसको कैसी केयर हो सकती है। हॉस्पिटल वाली केयर हो सकती है कि प्री हॉस्पिटल केयर होती है। तो इससे बात करते हैं, प्री हॉस्पिटल केयर को देते हैं। प्री हॉस्पिटल केयर जो होती है उसमें क्या कि हमको प्री हॉस्पिटल जो उन्होंने दे दी वो दे दी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ तो हॉस्पिटल केयर देना ही। लेकिन प्री हॉस्पिटल केयर के नाम पर पता लगाना ज़रूरी कि उसको क्या केयर मिली है। तो इसलिए क्या कि हम प्रॉपर प्री हॉस्पिटल केयर के नाम पे यदि मान के चले कोई हमें पेशेंट भारी मिल जाए एक तरीके से हॉस्पिटल पहुँचने, तब हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज़ का एवेल्यूएशन कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। क्योंकि मान लीजिए आपको कोई धोखा पिटा सा आदमी मिल रहा है, भीड़ हो रही है, सीन का एवेल्यूएशन कर सकते हैं, इनिशियल असेसमेंट कर सकते हैं कि उसको हकीकत में हुआ क्या है। ट्रायज में बना सकते हैं एक तरीके से, ट्रायल डिसाइड कर सकते हैं कि उसको किस में डाला हो गया, या खाली बस छोटी मोटी खरोसी आ रखी हो, उसी में गिर पड़ा गया हो। उससे को तो ऐसा नहीं है ना, उसमें अर्जेंटली आपको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है, उसको दिखाना होगा तो खुद दिखा सकता है। ये तो उसे ट्रायल असेसमेंट करना जरूरी है। इसके अलावा क्या है, इसमें जो है आपको कोई जरूरत है, जैसे मान लीजिए उसकी सांस वगैरह नहीं आ रही प्रॉपर, सांस वगैरह नहीं आ रही, सांस लेना बंद कर दिया, हार्ट में पल्स वगैरह नहीं आ रही, तो इनिशियल की क्रिटिकल जो इंटरवेंशन होती है, सीपीआर देना, उसके अलावा ब्रीथिंग वगैरह कराना, उसके ये सब काम भी आप कर सकते हैं बचाने के लिए आदमी को। ये इनिशियल अप्रोच रहती है। मान के चले वो आदमी है एक तरीके से, उसने आपने कुछ नहीं करा, आप तो हॉस्पिटल में थे, आप वो एक तरीके से पेशेंट को लेके आया कौन, एक तरीके से आका एम्बुलेंस वाला ही क्या आता है पेशेंट को, तो एम्बुलेंस वाला था। एम्बुलेंस के ड्राइवर से आप हिस्ट्री लेंगे, एम्बुलेंस के ड्राइवर से क्या हिस्ट्री लेंगे कि एक तरीके से क्या आपको इंजरी हुई थी, तो उसकी मैकेनिज्म क्या थी, कि इंजरी क्या मैकेनिज्म थी। उसके अलावा क्या कि एक तरीके से जो इंजरी है वो कहाँ हुई थी, ये देखेंगे। हाँ, ये तो हम खुद ही देख लेते हैं। उसके अलावा क्या करेंगे इस तरीके से, साइन एंड सिम्टम क्या क्या आए थे उसके तरीके से। इसी तरीके से काफ़ी बार साइन एंड सिम्टम आना बंद हो जाते हैं तरीके से शुरू बात में, तो हमें ये चीज़ खुद ही काफ़ी बार ट्रीटमेंट खुद ही दे दिया जाता है। हम पता नहीं लगता कि तरीके साइन एंड सिम्टम शुरुआत में क्या आए थे। ये ना, ऐसे पॉइजनिंग के केस हुए तो एक तरीके से आपने कुछ दवाई खुद ही दे दी उसको, तो हमें पता नहीं चलता ना कि कौन सी पॉइजनिंग थी, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर दिया होगा। तो ये कि हमें साइन एंड सिम्टम पूछना है, और साइन एंड सिम्टम के बाद उसके जो ट्रीटमेंट जो दिया जाता है इस तरीके से शुरुआत में ये भी पूछना ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये आपको प्री हॉस्पिटल केयर में आता है। एक तरीके से ड्राइवर से जानकारी लेनी ज़रूरी है ये, ठीक है। हाँ, तो उसके अलावा फिर क्या करते हैं उसको, यदि आप उसके संग जा रहे हैं तो तरीका तो ये है कि, चल मैं इसको मैं बताना भूल गया। तो यदि आप उसके संग जा रहे हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट ये चीज़ जानेंगे, या तो सफाई पोजीशन में कर रहे हैं, सफाई पोजीशन सबसे अच्छी है। प्रोन पोजीशन है, उसको सांस लेने में दिक्कत है, इस तरीके से कुछ अटक गया है, इस तरीके से उसके
मतलब इस तरीके से कुछ ब्लड है वो इस तरीके से ट्रैकिया वगैरह में जा रहा है, इस तरीके से उसको सांस वगैरह लेने में दिक्कत आ रही है तरीके से। तो उसमें क्या है कि आप ये देख सकते हो बड़ा एस्पिरेशन का खतरा है उसके केस में इस तरीके से, क्योंकि ब्लड वगैरह आ गया है तो आप देखिए प्रोन पोजीशन में लगे तो कि एस्पिरेशन के रिस्क को कम कर सकता है। ये तो ये पोजीशनिंग होती है ट्रांसपोर्टेशन करने की, तो यही चीज़ें करते हैं तेरी पूरी हॉस्पिटल वगैरह में। अब यदि मान के चलते आपने आपको असेस करना होता है कि इस तरीके से आदमी यदि मर गया, ये हॉस्पिटल आया मर गया, तो इस तरीके से किस कारण मर सकता है इस तरीके से ट्रॉमा में, ये चीज़ तो ट्रॉमा में मर सकता है तो या तो वो उसके इमीडिएटली मर गया। इमीडिएटली मर क्या मतलब है कि इस तरीके से कुछ भी मिनट से इस तरीके से इंजरी हुई, कुछ ही मिनट्स के अंदर से मर गया, यानी कि या तो हॉस्पिटल पे से आने से पहले ही मर गया उसका, या फिर इस तरीके से हॉस्पिटल के अराइव होने पे ही मर गया। हाँ, ये चीज़ बस मान लेना कि हॉस्पिटल के अराइव होने पर गया तो अर्ली टाइप में कंसिडर करिए। हॉस्पिटल में हो सकता है अराइवल हो गया हो, लेकिन उसका जो कुछ इंटरवेंशन वगैरह कराए नहीं, हम कुछ कर ही नहीं पाए, उसने इस तरीके से तभी मर गया इस तरीके से, मतलब होने को हॉस्पिटल के आसपास में इंजर्ड हुआ था, हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश होता है उससे पहले मर गया वो। ये मतलब जो हमें एक तरीके से जो एक गोल्डन आवर चाहिए होता है कुछ भी इंटरवेंशन करने के लिए, इलाज करने के लिए, वो हमें मिला ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं मिला हमको टाइम के नाम पे, इसलिए उस समय उससे पहले ही मर गया। तो इसलिए कहते हैं कि इमीडिएट डेथ कहते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इस तरीके से इरिवर्सिबल ब्रेन इंजरी हो गई है उसको, काफ़ी और ज़्यादा हेड ट्रॉमा हो गया, ये मोस्ट कॉमन चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा सीवियर हेड ट्रॉमा हो गया, या फिर क्या इस तरीके से ऐसी इंजरी जो कि हार्ट लंग्स को सीधे अफेक्ट कर दिया होगी। उस केस में इस तरीके से हमारा जो रेस्पिरेशन कोलैप्स कर जाएगा, सर्कुलेशन कोलैप्स कर गया, जैसे अयोटा की इंजरी होगी बहुत तगड़ी, इस तरीके सर्कुलेशन कोलैप्स कर गया हमारा, या पहले फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें क्या है कि हम कुछ नहीं कर सकते इस तरीके से, फिर उसका आदमी का मरना तय ही है लगभग ये। उसके अलावा बात करें यदि अर्ली डेथ की बात करते हैं, अर्ली डेथ का मतलब क्या है कि इस तरीके से एक जो आवर है उसके अंदर अंदर वो मर गया, यानी कि इस तरीके से हमें कुछ ना कुछ इसे टाइम मिला है इस तरीके से, ठीक है, मतलब आवर्स में मरा है वो, ऐसा नहीं कुछ मिनट में से मर गया हो। ये इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है मेरे इंट्राक्रेनियल हेमरेज। हेड ट्रॉमा मतलब हेड ट्रॉमा सीवियर वाला अलग होता है, ये इंट्राक्रेनियल हेमरेज जो मैंने बताया 4-5 वो हो सकता है इस तरीके से। या फिर क्या है इस तरीके से हमारा ब्लड लॉस हो रखा हो बहुत ज़्यादा इतनी मल्टीपल इंजरी के द्वारा, या फिर इस तरीके से जो आपको चीज़ें याद रखनी है वो याद रखनी है आपको, न्यूमोथोरेक्स याद रखना है, कसा टेंशन न्यूमोथोरेक्स, और कसा याद रखना है आपको तरीके से या कार्डियक अरेस्ट। ये चीज़ है ना, कार्डियक टेम्पोनाट, ये ध्यान रखना इस तरीके से कि ब्लड वगैरह जाके इकट्ठा हो गया, जिससे कारण क्या कि धीरे एकदम तो नहीं मरेगा आदमी, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड इकट्ठा हो रहा होता रहेगा, क्योंकि इस तरीके से फिर हमारे हार्ट की रेट है वो कम हो जाएगी क्या, वो क्योंकि इस तरीके से लंग्स है वो काम नहीं करेंगे, लंग्स के ऊपर ब्लड इकट्ठा हो रहा है, लंग्स काम करना बंद कर देंगे, हार्ट के ऊपर ब्लड इकट्ठा हो रहा है तो हार्ट भी पूरी तरीके से पंप करना बंद करेगा, वो कलेक्शन हो रहा है, हमारा इंट्राक्रेनियल ब्लड धीरे धीरे कलेक्ट हो रहा है। इस तरीके से जब तक हम यदि इंटरवेंशन नहीं करेंगे तो आदमी का मरना तय है, तो उसमें तो हमें इंटरवेंशन करना ही पड़ेगा। हालांकि तब भी संभावना कम हो सकती है, मान लीजिए थोड़ा सा लेट आया हो, लेकिन यह है कि हम प्रयास जरूर करेंगे। ये ठीक है। अब यदि लेट डेथ की बात करी जाए तो लेट डेथ किस में होती है? करीब वीक्स तक होती है, जिसमें मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? सेप्सिस है, क्योंकि इस तरीके से जो इमीडिएट हुई ब्लीडिंग वगैरह हुई या कुछ भी हुआ वो हम तब तक हम रिजॉल्व कर लेते हैं, इतनी 1-1.5 घंटे में रिजॉल्व कर लेते हैं, कोई भी ऑपरेशन वगैरह करना हो ये। लेकिन क्या है कि उसमें कोई भी हमने एंटीबायोटिक वगैरह नहीं दी उसको प्रॉपर, या कुछ और जो इस तरीके से जरूरी इंटरवेंशन थे वो नहीं किए, और उससे क्या इन्फेक्शन वगैरह डेवलप हो गया, सेप्सिस वगैरह डेवलप हो गया, तो इस तरीके से उसमें कारण हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह जो होता है ना सिम्टम है वो काफ़ी लेट रखता है, तो हो सकता है हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन उसके बाद वो चीज़ हो जाती है। जो मोस्ट कॉमन जो आपको केस मिलेंगे इस तरीके से ट्रॉमा के नाम पे वो यही मिलेंगे, तो अर्ली डेथ वाले जिसमें कार्डियक टेम्पोनाट डेवलप होगा, इंट्राक्रेनियल हेमरेज डेवलप हो रखा होगा, इसके अलावा ट्रेकियोबैरल इंजरी के कारण डेवलप हो रही होगी, इंटरनल हेमरेज है, जैसे इसमें एक तरीके से ध्यान रखना यदि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम और सीएनएस सिस्टम ये तरीके से मैंने इन पर एक तरीके सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा कोई भी इंजरी हुई, तो इसे मैंने सबसे पहले हेडिंग में पढ़ाया था ये सबसे ज़्यादा मेडिसिन में। इसका कारण ये था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होती है शरीर के, तो कोई भी है वो इस पर इम्पैक्ट डालेगा, या तो वो इन पर सीवियर इंजरी करके सीधे खत्म कर दे इनको, या तो इस तरीके से उसके केस में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि अगर धीरे धीरे हमने कुछ भी नहीं करा तो हो सकता है कि आदमी मर जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे यदि हॉस्पिटल में पहुँच गया आदमी, तो ये ठीक है। इसमें क्या हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया इस तरीके से आदमी का, तब हम इस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस तरीके से कैसे न्यूमोथोरेक्स, कार्डियक टेम्पोनाट, ये जरूर याद रखना। ठीक है। इस तरीके हार्ट अटैक जो आता है सर्कुलर वो भी इस कैटेगरी में कंसिडर किया था, हालांकि ट्रॉमा में कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि होने को उसको कुछ लगी तो हुई ना उसको कोई
लेकिन ये है कि फिर भी उसको हम इसी में कंसिडर करेंगे अर्ली ट्रीटमेंट है, आपको फटाफट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ये अपने आप रिजॉल्व नहीं होगा। तो अब हम आते हैं इस तरीके से प्रॉपर जो किस्में इस तरीके से, अरे इस तरीके से इसमें लेट डेथ क्या होती है, यहाँ पर नॉर्मल हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक चलती है। लेट डेथ का कारण यह है कि ट्रॉमा में मान के लगी आदमी के जैसे टिटनेस का इंजेक्शन लगा, मतलब टिटनेस में एक तरीके से लोहे की है, टिटनेस का इन्फेक्शन था कुछ भी, तो इस तरीके से आदमी ने इलाज नहीं कराया, क्योंकि उसका लगा छोटी मोटी इंजरी इलाज कराने गया नहीं, तो इलाज कराने नहीं गया, वो उसमें क्या किया तरीके से आगे चलेगा उसको इन्फेक्शन हो सकता है, और फिर कारण वो सिम्टम देखने मिल सकते हैं सेप्सिस, जैसे इन्फेक्शन के इसमें सेप्सिस मोस्ट कॉमन कॉज होता है पेट का, तो उसके कारण आगे डेथ हो सकती है चलिए ट्रॉमा में। ये उसके अलावा जो अगली चीज़ आती है वो आती है हमारे ट्राई असेसमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर आपसे सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकता है ट्राई असेसमेंट। ट्राई असेसमेंट क्या होता है इस तरीके से, ये मैंने PSN में भी पढ़ा लिया होगा आपने, अभी PSN पहले 4th ईयर में आए हैं, तो ये लेक्चर पहली बार ले रहे हैं, तो इस तरीके से उसमें हम इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, इस तरीके से टैग लगाते हैं इस तरीके से कि इस तरीके कौन सा पेशेंट ज़्यादा जरूरी है, कौन सा पेशेंट कम जरूरी है, मतलब ट्रीट करना, कौन से को प्रायोरिटाइजेशन होता है पेशेंटों का, ये किसके आने पर होता है, इस तरीके से सीवियरिटी हो कितनी हो रही है इंजरी की, उसके अलावा लाइक्लीहुड ऑफ सर्वाइवल कितना है, और उसके अलावा आपके पास केयर कितनी अच्छी खासी हो रहा है, अर्जेंसी ऑफ केयर जो रहती है हमारे वो कैसी है, ये इसमें आधार पे हम ये जरूर याद रखना, तीनों ये याद रखना, अर्जेंसी ऑफ केयर भूल जाते हैं, ये तो याद रहता है आपको, सीवियरिटी, उसके अलावा सर्वाइवल, ये तो याद रखना, सीवियरिटी सर्वाइवल, अर्जेंसी और केयर भी याद रखना, तीनों के आधार पे हम ट्रायल का डिसाइडेशन करते हैं, जिसमें तरीके से रेड क्या होता है तरीके से आपको मैंने बताया, तो प्रॉपर जो इस तरीके से इंट्राक्रेनियल हेमरेज वगैरह ये कार्डियोटैम्पोनल सब चीज़ इस तरीके से डेवलप हो गई, तो इस तरीके से कोई भी रेस्पिरेटरी या लंग को इफेक्ट कर रहा है हमारा, तो उसमें सबसे पहले ट्रीटमेंट देंगे। तो इस तरीके से हेड इंजरी है हमारी, जिसमें क्या है इतने इमीडिएट केयर रिक्वायर्ड होती है, और क्या क्या काफ़ी क्रिटिकल इंजरी पेशेंट होता है ये, ठीक है। येलो में आता है हमारे इस तरीके से लेस क्रिटिकली इंजर्ड पेशेंट, और पेशेंट रिक्वायर क्या है इसे हॉस्पिटल लेके पेशेंट का हॉस्पिटल ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है ये, जिनमें इस तरीके से कंपाउंड फ्रैक्चर वगैरह हो गया, इस तरीके से डी कबलिंग इंजरी हुई, इस तरीके से मसल वगैरह की इंजरी हुई, मसल वगैरह की कुछ नहीं है, तो उस तरीके से उस केस में भी हमको ज़रूरत पड़ती है इस तरीके से, क्योंकि हम इस तरीके से आसान से आवश्यक रुक सकते हैं इस तरीके से ये। इसमें क्या ग्रीन में आता कोई भी अर्जेंट केस नहीं है, इसमें क्या कहते हैं लो लाफ्ट हैजरिंग इंजरी नहीं हो रखी, आराम से डेज तक डिले कर सकते हैं उसके ट्रीटमेंट को ये। ब्लैक में क्या हुआ इस तरीके से, इसके कारण क्या हुआ वो डेड हो गया मतलब आदमी, तो डेड नहीं हो गया था आदमी, कोई भी हमें इंटरवेंशन करने का मतलब नहीं है दे। तो अब हम बात करने वाले हैं तरीके से किसके तरीके से कि फॉलो, अब जो है इस तरीके से इसमें करते क्या अब करेंगे क्या, ये चीज़ तो बात है ना अपने ट्राई। इसके बाद आ गई अब प्रोटोकॉल कैसी रहेगी हॉस्पिटल में आने पर, तो उसमें क्या है कि हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं, हम ABCDE जानते होंगे, तो ABCDE प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। A का मतलब एयरवे, B का मतलब ब्रीथिंग, C का मतलब सर्कुलेशन, D का मतलब डिसेबिलिटी मैनेजमेंट, E का मतलब है एनवायरमेंटल कंट्रोल और एक्सपोजर कंट्रोल, ये होता है। यदि मान के चले कौन सा सर्कुलरी बड़े क्या कहते हैं BLS के आधार पर क्या रहेगा इस तरीके से इसी तरीके उसमें हम क्या सर्कुलेशन को पहले प्रायोरिटी देते हैं, उसमें क्या देते हैं उसमें सर्कुलेशन पहले देंगे, फिर एयर पे देंगे और BA देंगे, तो BLS प्रोटोकॉल है। यदि ATLS तो ATLS के लिए याद रखना मेन इससे ये पूछेगा, तो ABCDE, A से एयरवे, B से ब्रीदिंग, C से सर्कुलेशन, D से डिसेबिलिटी, E से क्या हो गया हमारा एक्सपोजर, ये आ गई। तो ये ATLS प्रोटोकॉल है। ATLS प्रोटोकॉल दो प्रकार सर्वे आते हैं हमारे, प्राइमरी सर्वे और सेकेंडरी सर्वे। प्राइमरी सर्वे क्या होता है, जो क्या है उसमें डिसाइड किस पे आधारित होता है, तो ये से जो लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी को ट्रीटमेंट करने पे आधारित होता है ये, और सेकेंडरी सर्वे इस पर आधारित होता है जिसमें हम खाली नॉर्मल हिस्ट्री देखते हैं और इंस्पेक्शन वगैरह करने का काम करते हैं, जो नॉर्मल पेशेंट के लिए भी किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल पेशेंट की भी तो इलाज करते हैं ना, ऐसा चाहिए ना कि नॉर्मल पेशेंट आ गया तो उसको तो छोड़ ही देते हैं कि तब तो हमारी इंजरी आई रहता इलाज नहीं करेंगे ये, तो वो चीज़ रहती है। उसमें क्या सीक्वेंस कैसे फॉलो किया जाता है मैंने बता दिया, कैसे ABCDE। ये सेकेंडरी सर्वे में क्या होता है, एक तरीके से इसमें हम एग्जामिनेशन करते हैं एब्डोमिनल का, पेल्विक का,
थोरेसिक का, इस तरीके से ये सारे हमने एग्जामिनेशन कर दी और सारे के सारे इंजरीज देखते हैं और इस तरीके से न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। सारे के सारे एग्जामिनेशन है वो करेंगे, इंस्पेक्शन वगैरह और एग्जामिनेशन है वो इसमें आता है। टर्सरी सर्वे में क्या करते हैं, टर्सरी सर्वे हकीकत में ATLS में इंक्लूडेड नहीं है, वो अभी यूज़ किया जाने लगा है, जिसमें क्या है कि हम क्या करते हैं इस तरीके से पेशेंट का एवेल्यूएशन करते हैं 24 घंटे के बाद, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि चीज़ें काफ़ी हद तक रह जाती है, क्योंकि मेन चीज़ों का इलाज करने में जो छोटी मोटी चीज़ें जो कि आगे चलिए बड़ी हो सकती है उसका इलाज करना रह जाता है। ये इसमें क्या क्या हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे वही वाला। उसके अलावा क्या करेंगे, हम इस तरीके से रेडियोग्राफिक इमेज करते हैं, जिसमें क्या तरीके से एक्सरे करते हैं। उसके अलावा क्या है CT स्कैन करते हैं। CT स्कैन कभी भी ये चीज़ ध्यान रखना, CT स्कैन हमारे क्या है अभी भी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में नहीं रहता। एक्सरे यदि मान लीजिए पहले फ्रैक्चर वगैरह हो रखा हो तब एक्सरे हम प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में करेंगे, कभी बार क्योंकि हकीकत में ऑर्थोपेडिस्ट भी लगभग इसी में सर्जरी के अंदर आ जाती है, उसका भी इलाज करना रहेगा। तो इस तरीके से उसमें हम एक्सरे कर सकते हैं, लेकिन CT स्कैन कभी भी नहीं रहता हमारा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, वो हमें ज़्यादातर टर्शरी इन्वेस्टिगेशन में रखते हैं उसको। ये ठीक है। अब बात करके चले इस तरीके से प्राइमरी सर्वे में क्या क्या स्टेज फॉलो करेंगे। सबसे पहले इस तरीके से एयरवे मेंटेनेंस। एयरवे मेंटेनेंस कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं इस तरीके से कि सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी तो नहीं हो रखी। ये फिर मान लीजिए सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी हो रखी होगी तो इस तरीके से आपका इस तरीके से आपको कोई एंडोट्राइकल ट्यूब लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो मान के चले मैं सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी हो रखी होगी तो इस तरीके तो एयरवे तो मेंटेन कर ही नहीं पाएगा ना इस तरीके से। आप मतलब ये तरीके से सर जो आपको जो लगाते थे ये मास्क वगैरह लगाते हैं, मैंने गलत शब्द बोला, तो मास्क वगैरह लगाते हैं इस तरीके से अब नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, वो इस तरीके से उसका तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं ना, क्योंकि आपको वो आदमी तो सांस ले ही नहीं पाएगा यदि सर्वाइकल इंजरी रही तो। इस तरीके से उसमें सर्वाइकल इंजरी सस्पेक्ट करते हैं और सबसे पहली बात होती है सर्वाइकल स्पाइन को एम्बोलाइजेशन करना। ये और सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी कैसे पता लगा सकते हैं, इस तरीके से आदमी यदि बोल पा रहा है सेटिंग से, जैसे मैं बोल पा रहा हूँ तो मैं नाक से ही सांस ले सकता हूँ आसानी से, तो ये ठीक है। इस तरीके से आराम से आप नाक से सांस ले रहा है आदमी, सर्वाइकल स्पाइन की कोई इंजरी नहीं है, तो ये चीज़ चेक जरूर करनी होती है। यदि मान के चले आदमी बोल नहीं पा रहा है तो हमारे एक तरीके इंडिकेशन जाता है, तो ये हम इस तरीके से क्या यूज करें, हम एयरवे मेंटेनेंस यूज करें। इसमें और क्या इंडिकेशन है तो ये रहते ही तरीके से आदमी कांट स्पीक को बोलने का क्या कारण होता है, तो मेंटल रिटार्डेशन हो रखा है उसको, या फिर इस तरीके से एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। ये यदि मान के चले और इंडिकेशन क्या होता है, यदि वो बोल तो पा रहा है लेकिन ब्रीदिंग बहुत नॉइजी आ रखी है, उसके अलावा GCS स्कोर है वो 8 से नीचे आ रखा है और फेशियल ट्रॉमा हो रखा है, जिसके कारण आगे चल के उसे दिक्कत आ सकती, तो हम रिस्क क्या ही लेंगे, सीधे हम इन्वेसिव वेंटिलेशन पे जाएंगे। ये इन्वेसिव वेंटिलेशन के नाम पे क्या करेंगे, हम इतने पहले तो क्लियर करेंगे एयरवे को। ये तो क्लियर करेंगे, चेन लिफ्ट जोड़ सकते हैं क्लियर रहेंगे, और उसके अलावा फिर क्या करेंगे इस तरीके से हम एयरवे लगाएंगे, कौन सा, इस तरीके से कफ्ड ET ट्यूब का इंसर्शन करते हैं। ये भी मैं लिख लेता हूँ फोन से, मैंने लिख लिया कफ्ड ET ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं किसके लिए, इस तरीके से एयरवे को बनाने के लिए। यदि इस तरीके से हमारा सर्वाइकल स्पाइन है वो इंजर्ड है और आदमी सांस ले नहीं सकता नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन के द्वारा, लेकिन यदि हम इसको भी इंसर्ट कर रहे हैं तो काफ़ी बार दिक्कत आ जाती है, जैसे मैक्सिलोफेशियल इंजरी हो रखी हो। यानी इस तरीके से जो है मैक्सिला को इस तरीके से ET ऐसे मुँह से तो इंजर्ड करेंगे, तो यदि मान लीजिए मैक्सिला भी इंजर्ड है तो इस तरीके से हो सकता है काफ़ी बार हमें मुँह से भी इंजर्ड करने में दिक्कत आ जाए। ये उसमें क्या यूज़ करेंगे, तो एमरजेंसी मैनेजमेंट के नाम पे यदि इतनी मैक्सिलोफेशियल इंजरी हो रही है तो एमरजेंसी मैनेज निडल क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी कर सकते हैं, यानी कि इस तरीके से क्रिकोथायरॉयड बॉल को निकाल कर यहीं से इस तरीके से एयरवे हमने स्टार्ट करते हैं, कोई यहाँ से मुँह से भी काम नहीं चलेगा, तो इस तरीके से यहाँ से हमने एयरवे चला दिया, तो निडल क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी करके जाओ। ये चीज़ ये हम यदि इसमें, और यदि मान के चले डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या रहेगा, मान के निडल क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी कर गई, इसके डिसएडवांटेज क्या रहते हैं, इस तरीके से ये इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, नॉर्मल यूज़ करते हैं, डिसएडवांटेज यूज़ करते हैं इस तरीके से कि इसमें क्या CO2 का रिटेंशन हो जाता है, ये इसलिए क्या कि CO2 का रिटेंशन हो जाता है। उसके अलावा क्या इसमें इस तरीके से आपने क्रिकोथायरॉयड कर दिया, तो आपने एक तरीके से क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी करने के कारण आपको क्या है इस तरीके से हमारा ट्रैकिया वाला ट्रैक तो इन्वॉल्व हुआ जो हम चाहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती का ओरोफेरिंक्स वाला ट्रैक था ना वो ज़बरदस्ती इन्वॉल्व हो गया,
जिसके कारण क्या तरीके से सबग्लोटिक स्टीनोसिस का खतरा रहता है, क्योंकि इस तरीके से आपने क्रिकोथायरॉयड पे इस तरीके से, क्योंकि आपने इंसर्ट करेंगे यहाँ से इस तरीके से निडल से इंसर्ट करके इस तरीके से आपने प्रॉपर रास्ता बनाया है प्रॉपर, तो इस तरीके से एक तरीके से ईसोफेगस पे भी तो दिक्कत आई ना कुछ ना कुछ, ये इसलिए हम ये चीज़ करते हैं। इसलिए क्या कि आपको ये तो CO2 रिटेंशन बढ़ने की संभावना होती है, उसके अलावा क्या सबग्लोटिक स्टीनोसिस के पानी मिलने की संभावना रहती है चिल्ड्रंस में खासकर, तो इसलिए चिल्ड्रंस में इसको अवॉइड करते हैं चिल्ड्रन। जो इसलिए इसका डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या रहता है, इसलिए मान लीजिए मैक्सिलोफेशियल इंजरी हो रखी हो तो हम करते हैं इस तरीके से, इसके नाम पे ट्रैकियोस्टमी करते हैं, सीधे ट्रैकिया को काट के सीधे ट्रैकिया से रास्ता निकाल दो, ज़बरदस्ती क्रिकोथायरॉयडोटमी वगैरह कर सकते हैं ये, ठीक है। क्रिकोथायरॉयड में याद रखना इन्फीरियर मार्जिन और क्रिकोथायरॉयड मैनेजमेंट में करते हैं, इन्फीरियर मार्जिन रहता है सुपीरियर, ये थोड़ा लोकेशन में भाई पता होना चाहिए ये। तो इसमें आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ एक, फर्स्ट प्रायोरिटी इन ट्रॉमा पेशेंट, पहला ऑप्शन है ए एयरवे, बी ब्रीदिंग, सी सर्कुलेशन, डी सर्वाइकल स्पाइन स्टेबलाइजेशन। क्या आंसर होगा? यदि आपने आंसर करा है डी सर्वाइकल स्पाइन स्टेबलाइजेशन तो आप सही है, नहीं कराया तो आपको लेक्चर छोड़ दीजिए, आप ध्यान नहीं दें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन के अगले वाले टॉपिक पे। उसके बाद जैसे हमने एयरवे कर लिया, उसके बाद ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के नाम पे क्या होता है, वेंटिलेशन आ जाता है, इस तरीके से आदमी खुद सांस ले नहीं पा रहा है, मैं खुद ही सांस ले रहा हूँ ना, अतः ये वेंटिलेशन आता है, वेंटिलेशन ऑक्सीजनेशन वगैरह इसमें होता है, जिसमें क्या क्या वो कैसे पता लगा सकते हैं, इसमें पता लगानी होती है आपको लंग्स की डिजीज। इसमें तो क्या ऊपर से आपको एयरवे बनाना, रास्ता बनाना है, लंग्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो बस रास्ता बनाना था। इसमें हमें ये चीज़ देखनी होती है लंग्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिसमें आपको लंग्स की डिजीज देखनी पड़ेगी। तो मैंने एक तरीके से जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन यदि मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने नहीं पढ़ाया वैसे मेरी गलती है, तो इसमें मैंने बताया था कि इस तरीके से थोड़ा डिजीज वगैरह के नाम में तो मैंने पढ़ाया था ना, क्योंकि जैसा खासा मैं ट्रॉमा बताया था, टेंशन न्यूमोथोरेक्स काफ़ी एक कॉमन डिजीज है ट्रॉमा के पेशेंट में खासकर, तो उसका कारण है। तो इसमें जो लंग्स में जो दिक्कत आती है वो खासकर आती है हमारे टेंशन न्यूमोथोरेक्स के कारण। उसमें क्या होता है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स पे क्या फाइंडिंग मिलेगी, टेंशन न्यूमोथोरेक्स पे जो फाइंडिंग मिलती है वो आपको मिलती है तो हाइपर रेजोनेंट डल नोड, हाइपर रेजोनेंट नोट आते हुए तरीके एयरवे का एक्यूमुलेशन हुआ है, ये तरीके से आता है। इसके अंदर जो लंग्स के अंदर या इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है हमारे तरीके से कहा है स्टेज के अंदर, इसमें नेगेटिव प्रेशर होता है, मान लीजिए एक भी छेद सा हो गया, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हुआ तो बहुत सारी एयर बाहर से अंदर आ जाएगी, और बाहर से अंदर आएगी वो लंग्स के आगे की साइड एक्यूमुलेट हो जाएगी और बाहर जाएगी नहीं, हकीकत है। तो इसलिए उसमें क्या है हमारा क्या यदि एक्यूमुलेशन होगी एयर तो हो गया, लंग्स को कंप्रेस कर दीजिए, जिसका लंग यदि फूलेंगे नहीं प्रॉपर एलवेल पूरी चौड़ेंगे नहीं तो ऑक्सीजनेशन वगैरह नहीं होगा, और यदि नहीं हो रहा है तो हकीकत में जो ऊपर से हमने नीचे तक जो भी कर रहे थे उसके आगे जो भी होगा उसका कोई मतलब रह नहीं जाता। अरे आदमी पेशेंट को यदि लंग काम नहीं कर रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो ये चीज़ है। तो इसमें क्या करना चाहिए, ज़रूरी है हमको जो डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स मोस्ट कॉमनली डिजीज आपको मिलती है, और डिजीज आपको मिल सकते हैं, तो असेसमेंट करना पड़ेगा आपको परकशन के द्वारा, ऑस्कल्टेशन के द्वारा। ऑस्कल्टेशन में आपको ब्रेथ साउंड डिमिनिश मिलेंगे, यदि आप प्लूरल डिफ्यूजन देखें या न्यूमोथोरेक्स देखें तो वेस्कल साउंड होती है आपको इस तरीके से डिमिनिश्ड मिलेगी। ये इसमें हमने वैसे ट्रीटमेंट के नाम पे मैंने ज़्यादातर बता दिया था इस तरीके से, जब हम मेडिसिन की बात करी थी तो उसमें क्या हम ट्रीटमेंट के नाम पे क्या करते हैं, तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स होगा, यदि आदमी अडल्ट है तो अडल्ट में क्या करते हैं इस तरीके से हम इंसर्ट करते हैं, इस तरीके से क्या इंसर्ट करते हैं, इसे ऐसे जो वाइड बोन नीडल इंसर्ट करते हैं किसमें इस तरीके से, यदि चाइल्ड है तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में करेंगे, यदि इस तरीके से सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में मेडिकल एविकुलर लाइन में, और यदि इस तरीके से कौन है हमारा अडल्ट है तो फिफ्थ इंटरकोस्टल में एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे इंसर्ट करते हैं ये, ठीक। यदि मान के चलिए टेंशन न्यूमोथोरेक्स नहीं मैसिव न्यूमोथोरेक्स है, मैसिव न्यूमोथोरेक्स है तो हम इस तरीके से उसमें आईसीडी इंसर्ट करते हैं। ये चीज़ तो उसमें ध्यान रखें, उसमें तो नीडल ट्रेकियोस्टमी उसमें मैंने बताया था ना, ये तो ट्रीटमेंट के नाम पे तो नीडल वाला पड़ता है, तो मैंने मैसेज के कहा जाए
जब मैंने आपको मेडिसिन में याद हो तो इस तरीके से निडल थोरेकोस्टमी बताया थी ना, निडल थोरेकोटोमी बताई थी, और एक मैंने बताया था इंट्राक्रेनियल ट्यूब इंसर्ट था ना, आईसीडी इंसर्शन। तो आईसीडी इंसर्ट करके मैं कर रहे थे मैसिव हीमोथोरेक्स में कर रहे थे। यदि इस तरीके से किसी में एक तरीके से तो ये टेंशन न्यूमोथोरेक्स है, और एक हीमोथोरेक्स भी तो हो सकता है ना, एक तरीके से ब्लड वगैरह का एक्यूमुलेशन हो रखा हो, इतने प्योर रिफ्यूजन टाइप का था। इस तरीके से उसमें क्या है, हमको आईसीटी इंसर्ट करनी पड़ेगी। इसमें हम ड्रेन करेंगे सारे का सारे जो फ्लूइड है, ये भी हम कहाँ इंसर्ट करते हैं, इस तरीके आईसीटी इंसर्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे इंसर्ट करते हैं। और तरीके से जहाँ तक नीचे से नीचे जहाँ तक जा सके वहाँ पे हम इंसर्ट करते थे। 7th यानी 8th इंटरकोस्टल स्पेस में हम इंसर्ट कर देंगे। और हमारा कितना क्या था, 28 से लेकर 32 गेज की निडल यूज कर दी जाती है। इस तरीके से आईसीडी इंसर्ट होता है। आईसीडी इंसर्ट मैंने बताया था इस तरीके से पूरा फ्यूजन के लिए करेंगे और उसमें करेंगे, मतलब इस तरीके से आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा ना, थोड़ा सा। जैसे पहली बार तो आपको ब्रीथ साउंड आ नहीं रही होगी तो आप समझ जाएंगे इस तरीके से कुछ नमूनिया तो नहीं है, आप ये जरूर समझ जाएंगे। वैसे तो नॉर्मल पेशेंट तो नहीं होगा हकीकत में, सांस लगे लंग्स वगैरह का ऑक्सीजन सैचुरेशन जरूर चेक करना। पहली बात ये नहीं है कि सीधे हकीकत में एग्जामिनेशन से फाइंडिंग नहीं आ रही होती। जैसे खासकर मैं अपने दोस्त की बताऊँ तो वो काफ़ी बार इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है, खासकर एग्जामिनेशन फाइंडिंग पे। वो हर चीज़ का एग्जामिनेशन करने लग जाता है और फिर को फाइंडिंग बना देता है। तो पहले ये बात तो हमको शुरुआत हम फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस था, क्योंकि हमें पता होना चाहिए सबसे पहले बात ये आदमी पेशेंट को पेशेंट साबित करने के लिए ये पता होना चाहिए कि पेशेंट में क्या क्या चीज़ नॉर्मल है। ये सबसे बड़ा टैलेंट होता है पेशेंट में, ये साबित करना है। ये भी एक बड़ा पेशेंट कि उसमें क्या चीज़ दिक्कत है ये तो पता कर लगाना ज़रूरी है, लेकिन उसमें क्या चीज़ नॉर्मल है ये भी पता लगाना ज़रूरी होता है। तो उसमें क्या क्या आपको ये चीज़ नहीं है कि आपने सीधे स्टेटोस्कोप लगा के ऑस्कल्टेट करना स्टार्ट कर दिया ये मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सीधे इसको तो न्यूमोथोरेक्स हो रखा है इसको। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सैचुरेशन चेक करनी पड़ेगी। मान के चले अब लंग एक्सप्लेंड नहीं कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन तो हो नहीं रहा, वो ट्रांसपोर्टेशन चल नहीं रहा, तो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा गिर रही है ना। ये इसका कारण एनीमिया वगैरह भी हो सकता है, लेकिन अब एनीमिया की टेस्टिंग कर ली, लेकिन एनीमिया का कारण फिर भी कम हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से उसमें हकीकत में काफ़ी बार वो प्रोडक्शन करना भी स्टार्ट कर देती है काफ़ी बार। इसके केस में नहीं होता, इसके केस में ऑक्सीजन हमारे ब्लड खुद नहीं बना सकता वो हमारा खाली बस हीमोग्लोबिन बनाने का काम कर सकता है। इस तरीके से इसका हीमोग्लोबिन आरबीसी बनाने का काम कर सकता है, तो उसका प्रोडक्शन भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है इस तरीके से कंपेरेटिवली। तो ये चीज़ें हमारा यह ध्यान रखें, ऑक्सीजन में कमी हो रखी है तो काफ़ी बार वो मैक्सिमम टाइम की संभावना ये कारण हो कि हमारे लंग्स में ऑक्सीजनेशन नहीं हो रखा है। तो इसलिए आप ऑक्सीजन सैचुरेशन ज़रूर चेक करते रहना है। उसके बाद यदि आप डिसाइड करना कि क्या हो सकता है तो आपका इस तरीके से ज़्यादातर आपको ऑस्कल्टेट करने के लिए थोड़ा सा एरिया में बता दूँ तो इस तरीके से वो पोस्टीरियर साइड पे हम यूज करते हैं। तरीके से इंफ्राक्लेविकुलर एक तरीके से कि सुपरा या इंफ्राक्लेविकुलर में जैसे याद नहीं सही सुपराक्लेविकुलर एरिया यूज कर लेते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं सुपरा स्कैपुलर एरिया यूज कर लेते हैं, पीछे जाए ना। उसके अलावा इंटर स्कैपुलर एरिया में एक तरीके से बाल रखते हैं अपना, फिर कहते हैं इन्फीरियर स्कैपुलर रीजन में बाल रखते हैं हमारा ये। तो इस तरीके से हमारा स्टेटोस्कोप का मतलब जो बैल होता है वो उससे रखते हैं, उससे पता कर लेते हैं इस तरीके से कि ब्रेथ साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है। ये अब मान के चले उसको नहीं आ रही हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप समझ जाएंगे कि खाली उस नीमोथोरेक्स है हीमोथोरेक्स है। उसको डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है, परकशन के द्वारा करेंगे, क्योंकि यूजुअली मेरे हिसाब से सस्पेक्ट नहीं होता इतने इमरजेंसी में कैसे करेंगे सस्पेक्ट। लेकिन आप एक्सरे से अंदर लगा सकते हैं यदि एक्सरे कराएं तो चेस्ट एक्सरे, तो ये चीज़ है चेस्ट एक्सरे करा के देख लेना यदि हो तो टाइम। बाकी की सिंपल सी बात है, थोड़ी सी निडल इंसर्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हवा बाहर निकल रही है, या फिर एक तरीके से मतलब इधर टैपिंग करेंगे तो टैपिंग में एक तरीके से हवा बाहर निकल रही है तो क्या करेंगे आपको हीमोथोरेक्स सस्पेक्ट करना है। यदि इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आपको ड्रेन बाहर आ रहा, पानी बाहर आ रहा, कोई थोड़ी चेस्ट वगैरह भी से भी तो भर ही जाते हैं ना, एक तो ब्लड भरा हुआ है चेस्ट के अंदर, एक वो भरा हुआ है, अंदर तो रहता ही है ना। ये है तो ठीक है। अब ये चीज़ हो गई हमारे, तो इस तरीके से मैंने ट्रीटमेंट कर लिया किसका, इस तरीके से वेंटिलेशन का। इस तरीके से इसको इस तरीके से लंग्स पे लोड है वो हम घटाएंगे, क्यों किसी तरीके से, क्योंकि तभी ऑक्सीजन वगैरह पहुँचेगी शरीर तक, नहीं तो कुछ मतलब नहीं है हमारे किसी भी इंटरवेंशन का। ये अब हम आते हैं सर्कुलेशन पे, जो कि तरीके से मोस्ट कॉमन चीज़ आती है आपके दिमाग में।
ये इसको कोई नहीं बोलता, पर वो ये तरीके से मोस्ट कॉमन चीज़ होती है ट्रॉमा के नाम पे ब्लीडिंग करने का। ये तो इस तरीके से इसमें क्या करते हैं, इस तरीके से हमें सबसे पहले क्या देख रहे होते हैं, हम बीपी लेते हैं, तरीके से शॉक वगैरह नहीं आ रखा होता है। तब भी मैं जैसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मेरी पोस्टिंग लगी थी काफ़ी टाइम, तो हमारे सबसे पहले टारगेट था कि इसके वाइटल नाप देते थे, हम बीपी नाप देते उसका, क्योंकि हमें ऐसा ध्यान तक कि तरीके से जो मोस्ट कॉमन चीज़ जो ट्रॉमा में हो सकती है वो हो सकती है इस तरीके से ब्लीडिंग। ये तो इस तरीके से ब्लीडिंग के नाम पे हमारा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, वो डेवलप हो जाता है। शॉक में लिखा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में ऐसा करना है, तो हो सकता है आगे कभी सेप्सिस के कारण शॉक हो जाए, तो हम उसको अलग जगह कंसीडर करेंगे। ये जिसमें क्या तरीके से मैंने होता है, शॉक में क्या होता है हमारा, शॉक का मतलब पानी कम है, इसका मतलब एक तरीके से उसमें दम कम है, इसका मतलब ये नहीं दम लगा नहीं रहा, हार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हार्ट रेट तो बढ़ जाती है, हार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो जो है ब्लड आ नहीं है, तो ब्लड आ नहीं रहे, बीपी तब भी कम जा रहा है। इसमें आपको फाइंडिंग मिलती है, वो क्या मिलती है आपको, तो हार्ट रेट ज़्यादा देखने को मिलती है और बीपी कम है। यदि ऐसे हार्ट रेट भी कम मिली तो थोड़ा सा आपको कार्डियक कॉज की तरफ भी सब्सिट्यूट करना है, क्योंकि हो सकता है कि कार्डियक फेलियर भी डेवलप हो रहा हो। यदि उसके हार्ट रेट ज़्यादा है तो कार्डियक फेलियर अभी तक डेवलप नहीं, मतलब इस तरीके से वो, यदि उसके कोई वैसे ब्लीडिंग वगैरह में दिक्कत नहीं है तो कार्डियक फेलियर नहीं है। यदि उसमें मतलब ब्लीडिंग वगैरह कोई दिक्कत नहीं है तो कार्डियक फेलियर नहीं, यदि ब्लीडिंग वगैरह हो रखी हो तब उसकी कार्डियक फेलियर एसोसिएट नहीं करेंगे ये। तो इसमें क्या आपको याद रखना है, एक तरीके से आपको शॉक के नंबर का कैन्यूला लगाना पड़ेगा, इंसर्ट करके कैन्यूला लगा के इंसर्ट करके क्या करना है, वो ब्लड या फिर इस तरीके से आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड सोल्यूशन जो होता है वो एक तरीके से आपको भेजना पड़ेगा। इस तरीके से ये कितना ऐसे जो इधर 12 याद रखना, 12 आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड सोल्यूशन जो होता है वो इंसर्ट करते हैं 18 गेज के नेडल के द्वारा। तो इसे भी आप लिख के रख लीजिए, मैं भी लिख के रख रहा हूँ। तो ये चीज़ है, अब मान के चले अपने ये चीज़ तो दे दी, लेकिन मान के चले ये चीज़ कब काम करेगी, जब आपको उसकी ब्लीडिंग फर्दर नहीं हो रही उसकी। ये अब क्या है, छोटे मोटे वैसल में ब्लीडिंग होती है तो उसमें क्या थोड़े बहुत देर टाइम बाद उसके तरीके से तो अपने आप कोगुलेशन वगैरह होता है, अपने आप ब्लीडिंग बंद हो जाती है। लेकिन मान के जो कोई मेजर वैसल हो रखी है और मेजर एक तरीके ब्लीडिंग हो रखी हो, तब हम एक तरीके से ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पहले हमको एक तरीके वैसल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद उसके क्या एक तरीके से उसकी ब्लीडिंग को रोकना पड़ेगा। ये ठीक है। तो चलिए उसमें क्या करते हैं तरीके से, पहली बात तो उसमें 5 मेजर लोकेशन होती है तरीके खासकर एक तरीके से। तो उसमें जो क्या लोकेशन हो गया तरीके से, आपको चेस्ट मान के चलिए तो चेस्ट में चेस्ट में काफ़ी बार संभावना रहती है तरीके से उसके ब्लीडिंग होने की, जिससे क्या डेवलप हो जाता है, मैंने बताया था हीमोथोरेक्स हीमोपेरिटोनियम वगैरह डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा मतलब इस तरीके से हीमोपेरिटोनियम यदि एब्डोमेन है तो एब्डोमेन में संभावना रहती है, चेस्ट में संभावना रहती है, एब्डोमेन में संभावना रहती है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की, हीमोपेरिटोनियम डेवलप हो चुका होता है। और उसके अलावा क्या है, तरीके से पेल्विक फ्रैक्चर जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसमें एक तरीके से पेल्विक फ्रैक्चर में ब्लीडिंग हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा जो लॉन्ग बोन है वो यदि उनका फ्रैक्चर होगा तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मेजर आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अगर तरीके से जो वैस्कुलर सप्लाई जो होती है बहुत ज़्यादा हैवी रहती है, खासकर ये से चेस्ट वगैरह मान लीजिए, इस पर बहुत ज़्यादा सामान होती है, कोई ना कोई मेजर वैसल है वो हमारी इंजर्ड हो जाए, जैसे एब्डोमिनल आयोटा इंजर्ड हो सकता है, आर्चो आयोटा इंजर्ड हो सकता है इसमें। तो ये चीज़ें लॉन्ग बोन में भी काफ़ी बार लॉन्ग बैठ जो बड़ी बड़ी वैसल है तरीके से बोन के संग में चलती है, ज़्यादा अल्नार आर्टरी रेडियल आर्टरी वगैरह, तो ये सब चीज़ें चलती है। तो इसलिए उनको ये इसमें काफ़ी बार संभावना रहती है इसमें इंजर्ड होने की। आप पहचान कैसे करेंगे, तो आपको चेस्ट एक्सरे करना पड़ेगा, तो इसमें हीमोथोरेक्स देखने के लिए, तो हीमोथोरेक्स को आपको पता लग जाएगा चेस्ट एक्सरे से। यदि आप ई फास्ट करेंगे तो ई फास्ट करने से आपको पता लग जाएगा कि एब्डोमेन में ब्लीड हो रखा है कि कैसी ब्लीड हो रही है, ये पता लग जाएगा। और एक्सरे करेंगे तो पेल्विस से आपको पता लग जाएगा। ये सीटी स्कैन इसमें नहीं करते, सीईसीटी जो होता है उसके नहीं किए जाते इस तरीके से, ये ठीक है। हाँ, तो इसमें हम क्या करते हैं तरीके से, आपको ये चीज़ जानना है, ये चीज़ तो आपको करना ही करना है। ई फास्ट आप करें नहीं करें तो काफ़ी बार वो थोड़ा हर जगह उपलब्ध नहीं होता। तो खासकर चेस्ट एक्सरे करना है PAView में, और उसके अलावा पहले इसका एक्सरे करना है APView में, ये तो आपको करना ही करना है। ये इसमें क्या करेंगे आप, इस तरीके से आपने इस तरीके से ब्लीडिंग का सोर्स पता लगा दिया, तो प्रेशर लगा दीजिए, प्रेशर लगा के उसको बंद कर दीजिए ब्लीडिंग को। प्रेशर लगा के तो डायरेक्ट प्रेशर से बंद कर सकते हैं ये। उसके अलावा क्या कहते हैं, स्प्लिंटिंग कर सकते हैं इस तरीके से, या पेल्विक बाइंडर लगा सकते हैं इस तरीके से। किसी में एक तरीके से आपने बाइंडर लगा के इस तरीके से आपकी जो उसकी ब्लीडिंग थी
वो रोक दी उसने, आपको पता है उसके तरीके ब्लड वेसल ऊपर बाइंडर लगा दिया, यानी पेल्विक जब ब्लीडिंग जो करेगी करता है पेल्विक बाइंडर लगा देते हैं। ये तो आप क्या बात करिए, तो यदि ये तरीके इन सब चीज़ों का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ये, यानी कि तरीके से आपको क्या रिक्वायर है, तरीके से इसमें यदि प्लेटलेट्स वगैरह की कमी हो रखी है उसकी, क्योंकि तरीके से काफ़ी बार आप छोटी बड़ी ब्लेसल की बड़ी भीड़ तो कम उठाते हैं, पेल्विक बाइंडर वगैरह लगा कुछ भी करके इंटरवेंशन करके, लेकिन थोड़ा वो थक्का वगैरह जमने का काम तो उसका खुद का ही होगा ना इस तरीके से, तो वो काम नहीं कर रहा है इस तरीके से। तो उसमें क्या करेंगे इस तरीके से आपने ये चीज़ देखना पड़ेगा, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा। खाली क्रिस्टल सोल्यूशन देने से, खाली वो शॉक को कंट्रोल करने से काम नहीं चलेगा, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा, जिसमें आपको प्लेटलेट्स की मात्रा रहेगी हमारी इस तरीके से, उसके अलावा फ्रेंड आरबीसी की मात्रा रहेगी, और उसके अलावा प्लाज्मा की रहेगी। इस तरीके से 1:1 के रेशो में रहेंगी। ये रेशो आपसे पूछ सकता है, आप लिख लेना, मैं भी लिख रहा हूँ, चल मैं लिख दूँगा, बाद में लिखूँगा, बार बार बीच में होता है। तो ये चीज़ तो एक तरीके से 1:1 के रेशो में रहेंगे हमारे पैक्ड सेल, प्लाज्मा और इस तरीके से प्लेटलेट्स, तीनों के तीनों ये हमारे इस तरीके से ट्रांसफ्यूजन किए जाते हैं। तो अब मान के चले हमारा टिश्यू ट्रांसफ्यूजन अच्छा खासा हो रखा है, इस तरीके से कब पता लगेगा, क्योंकि हमने तो ट्रीटमेंट कर दिया, असेसमेंट कैसे करेंगे, वो इसके ज़्यादा ऊपर नहीं कुछ कर देते, इसके ऊपर है तो फिर भगवान मालिक है हकीकत में। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से असेसमेंट कैसे करेंगे, हमें यूरिन आउटपुट देखेंगे, क्योंकि इस तरीके से वो यूरिन आउटपुट में कुछ ना कुछ निकालेगा, उसका वगैरह वो इस तरीके से एक्सीडेंट होगा, तो यूरिन आउटपुट देख के हम हिसाब ला सकते हैं इस तरीके से काफ़ी बार चीज़ें होती है सही चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, इसमें क्या पीडियाट्रिक्स में क्या फॉलो करते हैं, पीडियाट्रिक्स में जो हम क्या करते हैं इस तरीके से 20 मिलीलीटर प्लस प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्या देते हैं, तरीके से उसमें तो मैंने होता है 1 से 2 लीटर तक देते थे, 1 से 2 लीटर देते थे हमारा कोई भी पेशेंट, तो उसमें क्या कि 20 ml पर किलोग्राम में, किलोग्राम जो बेबी होता है उसके हिसाब से आपको देना पड़ता है ये। और बाकी के इसमें क्या कि हम पिछली उसमें तो हमने कितनी भी चढ़ाया, तो उसमें आपको 10 से 20 मिलीलीटर चढ़ाना पड़ता है। इस तरीके से आपको क्या रेशो तो वही सेम ही रहता है, तो इसलिए याद नहीं है, बस ये चीज़ ध्यान रखना, उसमें 20 ml प्लस के/kg के हिसाब से सिस्टम रहता है। ये मान के चले इस तरीके से सब चीज़ हमने कर दिया, लेकिन फिर भी काम नहीं चल रहा आपका ये, तो इसमें याद रहते हैं हम क्रैश 2 ट्रायल यूज़ करते हैं, जिसमें क्या यूज़ करते हैं हम ट्रेक्सानेमिक एसिड यूज़ करते हैं। ट्रेक्सानेमिक एसिड का क्या काम होता है, इसमें क्या होता है, ये सिग्निफिकेंट रिड्यूस कर देता है मोर्टेलिटी ट्रोमा पेशेंट, कोई भी तरीके से हाइपोटेंसिव ट्रोमा पेशेंट होता है, उसमें मोर्टेलिटी रिड्यूस कर देता है ब्लीडिंग से। यदि कोई ब्रेन ट्रॉमा हो या उससे ट्रॉमा हो, उसके दोनों के द्वारा इस तरीके से ये मोर्टेलिटी होती है उसको रिड्यूस करता है, ट्रीटमेंट नहीं करता, लेकिन मोर्टेलिटी को जरूर रिड्यूस करता है। क्या नाम है, ट्रेक्सामिक एसिड, तो ये भी लिखने वाला पॉइंट है, तो ये चीज़ जानना, ट्रेक्सामिक एसिड यूज किया जाता है। ये किसके कारण, किसका क्या कैसे देते हैं ट्रेक्सानेमिक एसिड, ये भी पता होना, ट्रेनेक्सेमिक एसिड है। ट्रेनेक्सेमिक एसिड किस प्रकार देते हैं, हमारा इसमें इस तरीके से 1 ग्राम देते हैं, 1 ग्राम IV ओवर क्या 10 मिनट तक देते हैं, 1 ग्राम IV 10 मिनट, फॉलोड बाय क्या रहता है, फॉलोड बाय हमारे कितने 1 ग्राम 8 मिनट की 8 मिनट आवर्स तक देते हैं। ये तो 1 ग्राम देते हैं फर्स्ट 10 मिनट्स में, और 1 ग्राम हमारे अब बाकी के बच्चों को 8 घंटे में देते हैं तरीके से, यानी कि उस तरीके से पहले 10 मिनट में जो करना होता है वो करना होता है। इसका इंडिकेशन क्या होता है, हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो इस तरीके से 110 से कम हो, और पल्स रेट है वो इसी से 110 से 11 ज़्यादा हो, यानी कि प्रॉपर शॉक को प्रेजेंट करता है इस तरीके से। ये मेरे तो शॉक में भी एक्सट्रीम केस पे जा रहा है, थोड़ा सा हमारा पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन जो BP है उतना बढ़ नहीं पा रहा है, जैसे कुछ किताबों में 50 से 90 लिखा रहता है। इस तरीके से ये चीज़ है, तो इस तरीके से हार्ट रेट जरूरी याद रखना, हार्ट रेट 110 से
ऊपर हो तो हम क्या है इसको यूज करते हैं। इसमें क्या है कि काफ़ी ज़्यादा ना आपको विदिन 3 आवर्स को इंजेक्ट करना पड़ेगा। हर किसी पेशेंट में नहीं करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है तभी आपको करना है। क्या नाम है? ट्रांसनेमिक एसिड। ये अब हमारा आता है चौथी चीज़ हमारी देखिए डिसेबिलिटी मैनेजमेंट। डिसेबिलिटी मैनेजमेंट का नाम मतलब क्या है? आपको पता लगाना कि डिसेबिलिटी है कि नहीं है उसको पेशेंट को। पहली बात तो ये, तो उसमें जो आपको ये चीज़ आती है वो जीसीएस स्कोर पता करना होता है। खासकर आपको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन आता है। हमने सारे सिस्टम इतनी रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, कार्डियक सिस्टम आ गया, अभी तरीके से न्यूरोलॉजी सिस्टम आता है डिसेबिलिटी के नाम पर। पहली बात तो उसमें क्या आता है हमारा इस तरीके से 3 चीज़ें आते हैं। आई ओपनिंग चेक करते हैं, वाइटल रिस्पॉन्स वर्बल रिस्पॉन्स चेक करते हैं, उसके अलावा मोटर रिस्पॉन्स चेक करते हैं। यदि चलिए तो आई उसकी स्पॉन्टेनियस ओपनिंग हो रही है जैसे मेरी है तो उसमें E4 में आता है। यदि इसकी वॉइस है इस तरीके से उसकी वॉइस कह रहे थे मतलब आपने कहा उसे तेज़ आवाज़ में आँखें खोलो तो आँखें तब उसने आँखें खोली तो इस तरीके से हमारा E3 है। यदि आपने कुछ ना भी बोल रहे हैं उसको वो आँखें नहीं खोली लेकिन हमें पेन स्टिमुलस दिया उसको पेन चुभाई तब उसने आँख खोली तो एक तरीके से वो हमारा E2 में आता है। तो यदि वो आँख खुली नहीं है तो हमारा E1 में आता है। ये हम E1 से E2 नहीं है 4 नहीं है क्योंकि वो नॉर्मल में नहीं आता, वो नॉर्मल से हम एबनॉर्मल में जाएंगे। ये अब वर्बल रिस्पॉन्स की बात करके चले तो वर्बल रिस्पॉन्स की बात करें तो उसका वर्बल रिस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा है। यदि मान के चले वो नॉर्मल इस तरीके से आम आदमी जैसे बात करते हैं हमारा जैसे तो उसमें टाइम प्लेस पर्सन से ओरिएंटेड है। इस तरीके से कुछ भी टाइम प्लेस पर्सन के बारे में पूछो, आदमी वगैरह बगल में खड़े हैं उनके बारे में पूछो, इस तरीके से अंदाज़ा बताओ कि आज का टाइम कितना हो रखा है इसके बारे में पूछो तो वो इस तरीके से ओरिएंटेड है। ये ठीक है। तो इसमें यह है कि तरीके से यदि मान की तरह वो कन्फ्यूज है तो उसको क्या हो जाए इस तरीके से डिस्टॉर्टेड है, कन्फ्यूज है इस तरीके से चीज़ें के आसपास के वातावरण को लेके तो उसमें क्या है इस तरीके से उसमें आएगा हमारा इस तरीके से कन्फ्यूजन V4 आता है हमारा। इसमें यदि मान के चले वो कुछ भी अनाप शनाप बोलने लग रहा है उल्टा सीधा तो इस तरीके से वो 3 में आएगा। यदि अनाप शनाप बोलने से भी नीचे यानी कि कुछ आवाज़ निकाला उल्टी सीधी ई ऊ ई चे माँ वगैरह कर रहा है इस तरीके से तो हम क्या कहते हैं अनाप शनाप बोलने का मतलब वो प्रॉपर वर्ड्स तो बना ही रहा है, वो ऐसा ही बात नहीं है। लेकिन उसमें क्या है कि तरीके से मतलब आवाज़ ही क्रिएट कर रहा है, उसमें वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। आप कुछ भी करें कहते ना CID का काफ़ी प्रॉपर मीम आया था क्या हो गया तो मैं बोल क्यों नहीं रहे तो तरीके से मैं V1 में आया था, आंखें उसकी खुली हुई थी यानी कि तरीके से उसमें आई रिस्पॉन्स में कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो अब उसमें आता है हमारे मोटर असेसमेंट में। तो मोशन असेसमेंट का मतलब ये है कि आपने उससे कहा गिलास उठाओ, जैसे उसने गिलास उठा दिया मैं आप मुझसे कुछ करने कहेंगे मुझसे कुछ करने का जो मैं इस तरीके से आपसे कहा मोबाइल आपको खुद बगल में अधिक गिलास रखा है किताब रखी है तो किताब उठाओ, ठीक है। जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी किताब उठाने तो ऑप्थेल्मोलॉजी किताब उठा दी तो ये इसलिए आपने ऑप्थेल्मोलॉजी किताब उठाने का उठा दी तो इसलिए उसने कहा कि जो भी आपको जो है एक तरीके से रिस्पॉन्स है उसको अवे कर रहा है कोई भी है। यदि मान के चले इस तरीके से आपने क्या कर दिया उसने इस तरीके से आपने पेन दिया तब वो मूव कर रहा है, ठीक है। यदि मान के चले आपको क्या हुआ विड्रॉल टू पेन है, लोकलाइज पेन विड्रॉल टू पेन है ये। फिर हमारे आते हैं 2 चीज़ें एक तरीके से डी सेरिब्रेट डी कॉर्टिकॉइड रिजिडिटी M3 में और डी सेरिब्रेट रिजिडिटी। ये क्या होता है डी सेरिब्रेट रिजिडिटी में बताऊँ इस तरीके से तो उसमें क्या हमारा हो गया इस तरीके से बहुत एक्सटेंशन हो गया, एक्सटेंशन वाली पोजीशनिंग आ गई डी सेरिब्रेट रिजिडिटी में। और डी कॉर्टिकॉइड रिजिडिटी में क्या होता है इस तरीके से हमारा फ्लेक्शन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ऊपर लेवल पे क्या हुआ ट्रांजेक्शन करा, नीचे के लेवल पे क्या रेड न्यूक्लियस प्रेजेंट था। रेड न्यूक्लियस के कारण जो हमारे आर्म को सप्लाई करने के लिए फ्लैक्शन वाला सिस्टम था वो अभी भी काम कर रहा है जिसके कारण आपको फ्लैक्शन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जो उससे हमने बिल्कुल ही नीचे से साफ सफाया कर दिया तो फ्लैक्शन को रोकने फ्लैक्शन कराने वाला कोई नहीं, सब एक्सटेंशन ही कराएंगे इसलिए एक्सटेंशन पोर्शनिंग चल रही है। ये
और उसमें क्या क्या आपको नो रिस्पॉन्स है। तो ये हमारा सबसे कठिन चीज़ है तरीके से मोटर रिस्पॉन्स याद रखना। तो फिर दोबारा रिपीट करेंगे इसको। सबसे पहले आता है हमारा पेशेंट डिले कर रहा है तरीके से ओबे, भाई पेशेंट कमांड ओबे कर रहा है, सीधे आपने कुछ भी उठाने का वो कर रहा है, ठीक है। आपने एक तरीके से लोकलाइज्ड पेन दिया, तो ये चीज़ है कीजिए। तो यदि वो पेन की तरफ मूव कर रहा है, आपने मूव करा, पेन दिया उसकी तरफ से मूव करा, तो ये चीज़ फिर M4 है तो वो तो होता है विड्रॉल वो फॉर्म पेन, इस तरीके से विड्रॉल किया पेन ने, बड़े एक तरीके से आपने पेन दिया, कुछ पेन चुभाया तो आपने कहा कि तरीके से उसका हाथ पकड़ा, ये एक तरीके से आपने पेन चुभाया तो वो हाथ पकड़ा रहा है, और इस तरीके से आप कहेंगे दोनों नॉर्मल है। तो इस तरीके से इस पर इतना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इस तरीके से आपने पेन दिया तो ज़्यादा क्या नॉर्मल रिस्पॉन्स जो आदमी का रहता है तरीके थोड़ा सा उसको रोकने वाला ज़्यादा रहता है शुरुआत है, हालांकि इसमें डाउट इतना रहता है ज़्यादा। तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से विड्रॉल फ्रॉम पेन टू पेन आ रहा है, तो इस तरीके से वो M4 कैटेगरी में आता है, और M5 में आता है हमारे इस तरीके से लोकलाइज्ड टुवर्ड्स पेन। M3 में क्या आता है हमारे इस तरीके से मैंने बता दिया फ्लैक्शन रहेगा पहले, फ्लैक्शन क्यों रहेगा पहले, इस तरीके से आपने ज़्यादा ऊपर से काटा है उसको, तो इस तरीके से क्या होगा हमारा कहता है डी कॉर्टिकोइड, यदि और नीचे से काट दे तो डी सेवेटी, मतलब इस तरीके से आपने मसल की काटने की सीवियरिटी में देखी होगी ना, यदि आपने बिल्कुल नीचे से काट दिया इस तरीके से बिल्कुल आपने ऊपर का रिस्पॉन्स खत्म हो गया, नीचे का भी रिस्पॉन्स खत्म हो गया। लेकिन आपने थोड़ा सा और ऊपर से कम ऊपर से काटा, जैसा आपने ऊपर से काटा तब भी मसल वगैरह काम कर जाती है, क्योंकि तरीके से कुछ ना कुछ नीचे प्रेजेंट होता है, लेकिन आपने बिल्कुल नीचे से काटा सबसे खत्म हो गई। हमारी लोअर मोटर न्यूरॉन इंजर हो गया तो मसल की तो मूवमेंट खत्म होगी ना, तो इस प्रकार ये चीज़ है आप वो, तो ये चीज़ है। तो इस प्रकार सिस्टम याद रखना तरीके से M3 M4 का, खासा M3 M2 और M1 का याद रखना, और M3 F5 मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल पोर्शन है थोड़ा सा याद करने के नाम पे। तो इसी तरह मोटर फंक्शन जरूर याद रखना किस प्रकार करिए। ये GC स्कोर के नाम पे कितने थे हमारे, एक तो उसमें M के नाम पे 6 निकले थे, उसमें I के नाम पे 4 निकले थे, और उसके नाम पे 5 निकले थे, तो कुल मिला के हो गए हमारे कितने का 6 और 5 11 और 4 15, 15 हो सकता है मैक्सिमम स्कोर हमारा, ठीक है। और मिनिमम स्कोर करना हो सबका एक तो मिनिमम स्कोर हो सकता है 3। ये बेस्ट इंडिकेशन ऑफ आउटकम क्या रहेगा मोटर रिस्पॉन्स, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा समान रहते हैं। हमने डी सेवी डिजिटिविटी डी कोर्टिकोइड कर दिया, और आपको भी पता लगता है वो भी कर रहा है नहीं कर रहा कमांड को, तो यही पता लगा देते हैं। यदि 13 से लेकर 15 तक रहेगा तो हमारा माइल्ड हेड इंजरी है, और यदि 9 से 12 तक रहेगा तो मॉडरेट हेड इंजरी है, और 8 से भी कम रहेगा तो सीवियर हेड इंजरी है, ये ठीक है। इसमें क्या होता है GCS P यूज़ कर लेते हैं कई बार, जिसमें पीपल रिएक्टिव स्कोर को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये तो हम देखते हैं नॉन रिएक्टिव पीपल का नंबर कितना है। यदि वो तो पीपल नॉन रिएक्टिव है तो हम 2 यूज़ करते हैं, एक नॉन रिएक्टिव है तो एक, दोनों इसे नॉन रिएक्टिव कोई सी भी नहीं है यानी कि सारी रिएक्टिव है तो 0 यूज करते हैं, ये। और सब क्वेश्चन है कि तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम ये रहता है। तो इसमें क्या होता है हम उल्टा चल रहे हैं, इसके साथ उल्टा चल रहे हैं। इसमें हम क्या है जो नॉन रिस्पॉन्सिव है उसको 2 मिल रहा है, इसमें हमें ज़्यादा नंबर नहीं मिल रहा है, इसलिए इसमें क्या कि हमारा फिर 5 तक पहुंच जाता है, जो मिनिमम स्कोर होता है हमारा वो 5 तक पहुंच जाता है, और एक तरीके से मैक्सिमम स्कोर तब भी 15 ही रहता है, ठीक। तो मतलब एक तरीके से वो ये चीज़ है, मतलब जो सबसे वर्स्ट कंडीशन में हमारा मतलब सबसे अच्छी कंडीशन में 15 रहेगा, और सबसे वर्स्ट कंडीशन में हमारा 5 रहेगा, ठीक। फिर हमारे आता है तरीके से एक्सपोजर है एनवायरमेंटल ई पे आ गए, इसमें हम क्लॉथिंग वगैरह पेशेंट की रिमूव करते हैं, एक कोर बॉडी टेम्परेचर नापते हैं, इस तरीके से को एनवायरनमेंट में कैसे रखना है, जैसे वार्म ब्लैंकेट वगैरह रखना है, तरीके से पेशेंट को वार्म रखना है, रूम टेम्परेचर की मेंटेनेंस वगैरह करनी है, एक तरीके से ये बॉडी वार्म का काफ़ी बार जो आदमी शरीर ठंडा जल्दी पड़ जाता है, ठंड को हम चाहते नहीं बेशक कॉन्शियस ज़्यादा है, इसलिए हम उसको वार्म रखने का प्रयास करते हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं है इसमें। ये इस प्रकार आते हैं, हमारा ये सारा सिस्टम हो गया, इसमें अब ज़्यादा कुछ खास तो करना ही नहीं रहेगा। तो आते हैं इस तरीके से हमारे इतने सेकेंडरी सर्वे में, सेकेंडरी सर्वे में इस तरीके से काफ़ी बार जो होता है हमारा प्री हॉस्पिटल केयर में आ जाता है काफ़ी बार, लेकिन इसमें क्या हम पेशेंट से ले रहे हैं तो इसलिए मैं कंसीडर नहीं करते इसको सेकेंडरी सर्वे में, इसलिए कंसीडर कर लिया जाता है क्योंकि इसमें आपको पेशेंट से हिस्ट्री लेनी होती है, पेशेंट के रिलेटिव से हिस्ट्री, जो कि यूजुअली नहीं देता। यदि वो दे देता है मान के चले प्री हॉस्पिटल केयर में, तो हम उसको प्री हॉस्पिटल केयर में कंसीडर कर लेते हैं।
लेकिन वो यूजुअली नहीं देता, क्योंकि मान के चलो आदमी की तो होती ही नहीं है ना भाई, मतलब ये इमरजेंसी में है तो आदमी ना तो आदमी उसे ना रिलेटिव उसमें है, इसलिए वो हिस्ट्री वगैरह जो यूजुअली हम लेते हैं वो नहीं था। इसमें हिस्ट्री किसकी की लेती है, जिस तरीके से हम लेते हैं एलर्जी की हिस्ट्री लेते हैं, हम मेडिकेशन की हिस्ट्री लेते हैं, मैं भी लिख देता हूँ इसको। तो ये चीज़ किस किस चीज़ की हिस्ट्री लेते हैं हम इस तरीके से, एलर्जीज़ की हिस्ट्री लेते हैं हमारे तरीके से, एलर्जी की हिस्ट्री हुई, और जिसकी हुई हमारी मेडिकेशन की हिस्ट्री हुई। और क्या हो गया, हमारे पास्ट इलनेस की हिस्ट्री हुई, कोई पास्ट इलनेस रही है पास्ट हिस्ट्री। उसके अलावा लास्ट में क्या कहा था, लास्ट मील की हिस्ट्री लेते हैं। ये अब क्या पूछा, ये हिस्ट्री के नाम में लास्ट मील पेशेंट लगता तो रिलेटिव बता देगा, पेशेंट बता देगा लास्ट में क्या खाया था, ये चीज़ है ना। फिर क्या होता है, इवेंट्स क्या हुए थे उस समय इंजरी के टाइम पे, इवेंट लीडिंग टू इंजरी, ये यानी कि मोटरसाइकिल चला रहा था ऐसे खुद गया, या फिर ये चीज़ थी कि पैर अटक गया था, ये हो गया, हमारे बहुत अच्छे हमें पता लग जाती है ये चीज़। तो इस प्रकार हमारा परफॉर्म होता है, हमें इसमें तरीके से एग्जामिनेशन परफॉर्म करना होता है हेड टू टो, ये जिसमें हम सारी इंजरी वगैरह देखनी होती है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी देखना होता है। तो हमें हेड और फेस पे क्या देखना पड़ेगा, कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, कोई लेसिरेशन वगैरह तो नहीं है। ये इस मतलब हमने काम कर लिया, पेशेंट वगैरह कॉन्शियसनेस में आ गया, तो हम क्या इन सब चीज़ों को आराम से देख सकते हैं। मतलब हेड टू देख लेंगे इस तरीके से, उसका कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हो रखा, नेक पे देखेंगे कि तरीके से कोई नेक इंजरी तो नहीं है, आजकल की दिक्कत है। चेस्ट पे देखेंगे तो चीज़ें कोई रिफ फ्रैक्चर तो नहीं हो रखा उसके। एब्डोमेन पे देखेंगे इस तरीके से कोई तरीके से कोई वो फ्रैक्चर, कोई तरीके से इंजरी वगैरह नहीं है। इस तरीके से किस पे, एब्डोमेन पे टेंडरनेस वगैरह भी, छोटी टेंडरनेस चेक कर लेते हैं इस तरीके से। यदि हमें एनजी ट्यूब इंसर्ट करनी पड़े तो एनजी ट्यूब इंसर्ट करनी पड़ जाती है इस तरीके से। इस तरीके से फेशियल ट्रॉमा तो ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करनी पड़ेगी हमें सीधे। हमारी तरह फेशियल ट्रॉमा है तो न्यूरोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट कहाँ कर पाएंगे। तो इस तरीके से एब्डोमेन से रिलेटेड एनजी ट्यूब इंसर्ट करनी पड़ जाती है। फेशियल ट्रॉमा में होता है तो फेशियल, ये तो रहता है एनजी ट्यूब याद रखना, ये इमरजेंसी केस में नहीं आता, ये यूजुअल आपको पेशेंट है उसमें काफ़ी बार ये एनजी ट्यूब वगैरह बहुत कॉमन रहती है ना इंसर्ट करना। तो एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं और ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब भी इंसर्ट कर देते हैं, उसमें नहीं है। इसमें आता है लॉग रोल आता है सिस्टम। इसमें क्या है, कैसे आपको इस तरीके से सपोर्ट करना होता है जब भी आपको पेशेंट को ले जाना होता है। तो एक पेशेंट, एक जो आदमी होता है कम से कम 5 आदमी चाहिए होता है आइडियल, जिसमें एक आदमी हेड को लेकर होता है, हेड को बैलेंस कर रहा होता है, 3 आदमी बॉडी को उठा रहे होते हैं, और एक जो आता है वो इसे एग्जामिनेशन कर रहा होता है बैक का। इसलिए कम से कम मिनिमम 4 आदमी चाहिए होते हैं, क्योंकि हकीकत में 5वां आदमी हो नहीं हो, जो गाड़ी पेशेंट होना चाहिए, नहीं हो नहीं हो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन 4 आदमी तो मिनिमम होने ही चाहिए। ये एक्सटर्नली से क्या चेक करते हैं इस तरीके से, टेंडरनेस, क्रिपिटेशन, एबनॉर्मल मूवमेंट वगैरह तो नहीं हो रही मसल्स की, इस तरीके से फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, वहाँ पे वो चेक कर देते हैं। ये न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या हम फिर दोबारा जीसीएस स्कोर चेक करेंगे। तो पहले हमने वार्ड ने निकाला था जीसीएस स्कोर, उसके बाद क्या है दोबारा जीसीएस स्कोर देंगे, दोबारा पीपल्स के इवेल्यूएशन करेंगे, ये ठीक है। और फिर क्या हमें स्पाइनल सिंड्रोम देखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो मैं सारी बताई, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ब्रॉन्कोस्पियरिक सिंड्रोम बताया था मैंने, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे, इस तरीके से एवेल्यूएशन करेंगे। ये ट्रॉमा स्कोरिंग सिस्टम जो आता है हमारे इस तरीके से, वो 4-5 आते हैं हमारे एक तरीके से। कौन सा आता है, इस तरीके रिवाइज ट्रॉमा स्कोर, जिसमें आता है हमारा जीसीएस, बीपी, और क्या आता है हमारा रोड रेस्पिरेटरी इंडिकेटर। ये एक होता है ट्रॉमा इन इंजरी सीवियरिटी स्कोर। ट्रॉमा इंजरी सीवियरिटी स्कोर में क्या होता है, इंजरी सीवियरिटी स्कोर, रिवाइज ट्रॉमा स्कोर, एज, और इस तरीके से क्या आता है हमारा मैकेनिज्म। एक आता है हमारा एलाइजिम मैनेज एक्सट्रीमिटी सीवियरिटी स्कोर, मैनेज एनर्जी, लिम्बिस्टीमिया, शॉक और एज। एलाइजा से याद रख सकते हैं, ये एनर्जी, लिम्बिस्टीमिया, शॉक और क्या आता है एज। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम खत्म हुआ आज के लेक्चर का। ठीक।